स्वागत है दोस्तों आप सभी के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 14 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसी का कुछ प्रश्न आपका जीएस का और मैथ के कुछ प्रश्न आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसमें क्या होता है कि राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश अगर असमंजस दोनों में हो गया तो जो केंद्र में बना हुआ कानून है वही मान्य होगा आपका, ठीक है। तो ये होता है समवर्ती सूची। तो पूछा था किस, इन 4 विकल्प दिया हुआ था और पूछा था किस विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो विकल्प था वो था पुलिस, जन स्वास्थ्य और शिक्षा और कृषि। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो शिक्षा, मतलब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था। एक में दिया हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में दिया हुआ था राजेंद्र प्रसाद, तीसरे में और कोई ऑप्शन था, चौथे में जो ऑप्शन था ये दिया हुआ था तीन लोग के उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था नाम, फजल अली और के एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था, ये आपका राइट आंसर था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ये थे, ठीक है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो पूछा था महिला किसान सशक्तिकरण किस योजना का एक उप योजना है। दोस्तों आपका जो महिला किसान सशक्तिकरण ये योजना है, एक उसी का उप योजना है। और कौन सी योजना है? DAY, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो दीनदयाल उपाध्याय अन्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये योजना है। इसी की अंतर्गत एक उप योजना कौन सी है? महिला किसान सशक्तिकरण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न था सुंदरवन बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका प्रश्न पूछा हुआ था। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से पूछा हुआ था। तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है सुंदरवन बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है। तो आपका वेस्ट बंगाल ऑप्शन दिया हुआ था, उड़ीसा दिया हुआ था, झारखंड और असम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को कौन सी जल संधि अलग करती है। तो दोस्तों जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो मेनली 2 द्वीप समूहों से मिलकर बना हुआ है, एक अंडमान और निकोबार, ठीक है। और काफ़ी भी द्वीप समूह है छोटे छोटे, लेकिन मेनली एक उत्तर वाला जो है नॉर्थ में जो है उसको अंडमान कह देते हैं और जो साउथ में है उसको निकोबार कह देते हैं। और इन दोनों को 10 डिग्री चैनल जो है हमारा वो सेपरेट करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंडमान और निकोबार को ये 10 डिग्री चैनल आपको क्या करता है? सेपरेट कर देता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कंप्यूटर का था। मेरे वाले शिफ्ट में यानी 14 अगस्त के सेकंड वाली शिफ्ट में मेरे शिफ्ट में कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सिंपल था इसलिए मुझे याद हो गया कि कंट्रोल वी का फंक्शन क्या है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में कंट्रोल वी का कार्य क्या होता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कंट्रोल वी का कार्य क्या होता है? पेस्ट करना होता है। कंट्रोल S का काम होता है सेव करना, कंट्रोल X का काम होता है कट करना, कंट्रोल C का काम होता है कॉपी करना और कंट्रोल V का काम होता है पेस्ट करना। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो पेस्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय को बर्बाद करते हुए, ठीक है दोस्तों अगला जो प्रश्न था बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। आपको मैं बता दूं कि जैसे देखिए डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ रहा है, फंडामेंटल पूछ रहा है, बस आपको डीपली थोड़ा भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपका ये दिल्ली सल्तनत साम्राज्य में बाजार नियंत्रक का मुख्य कार्य क्या होता था ये पूछा था। अब देखिए जैसे अगर डीपली क्वेश्चन ना पूछ कर ये फंक्शनल मतलब फंडामेंटल अगर पूछ ले तो ये पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा के समय बाजार नियंत्रक का पद आया, ठीक है। बनने के बाद एक बाजार नियंत्रक का पद आया। तो ये जनरली आप पढ़ लेंगे, मोटा मोटा हर कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में जो बाजार नियंत्रक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता था क्या। तो इसमें कई ऑप्शन दिए होते, 4 ऑप्शन, उसको मैं एलिमिनेट करके मुझे जो लगा कि बाजार नियंत्रक का काम क्या होगा मैंने उसको लगाया और बाद में जब चेक किया तो सही भी निकला। तो वो जो उसका जो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें मेरे ऑप्शन में एक दिया हुआ था कि विदेश से कुछ ऐसा कुछ था, विदेश से, और दूसरा एक था युद्ध से, ऐसा कुछ था, और एक मुझे जो लगा कि वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण करना। तो यही मुझे लगा तो मैंने इसी को लगाया और बाद में जब चेक किया तो ये राइट आंसर भी था कि क्या करना होता है कि बाजार नियंत्रण का काम ही है भाई मूल्य का
निर्धारण करना, मूल्य को नियंत्रित करना कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज़्यादा मूल्य हाइप ना कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एलिमिनेट करके इसको किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। जैसे देखिए, ये आपका वैदिक काल से दिया हुआ था कि ऋग्वेद या वैदिक काल में वर्णित शब्द गोमत का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों कि जो वैदिक काल में था, वैदिक काल में जैसे अभी हम लोग के पास क्या है, इस समय जो सबसे ज़्यादा धनवान होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन वैदिक काल में क्या होता था, जो धनवान व्यक्ति होता था उसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थी। ठीक है, तो जिसके पास जितना ज़्यादा गाय उतना ही ज़्यादा वो धनवान व्यक्ति होता था। तो गौमत जो शब्द है वो किस लिए आया है, एक धनी व्यक्ति के लिए या धनवान व्यक्ति के लिए गौमत शब्द का शब्द आया है वैदिक काल में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा धनवान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा ये वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य से जो संबंधित है वो कौन सी आपकी कला संबंधित है, कौन सी चित्रकला संबंधित है, तो मधुबनी आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके का आया था। स्टैटिक जीके में वो भी कौन से टॉपिक से, आर्ट एंड कल्चर से भी ये लगभग टॉपिक 2 से 3 प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न था कि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर 300A में जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं कौन सा है हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों, दिया हुआ था कि कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत में SC/ST महिला आरक्षण को परिभाषित करता है, या ग्राम पंचायत में जो SC/ST का महिला का आरक्षण है वो कौन सा आर्टिकल आपको बताता है। तो जो हमारा राइट आंसर है 243D, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका, ये आर्टिकल आपका महिला ग्राम पंचायत में SC/ST महिलाओं का आरक्षण को परिभाषित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, और देखिए ये जो 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल 2 क्वेश्चन पूछा था आपको। ज्योग्राफी से मैं बता रहा हूँ ना, मतलब डिग्री से, मतलब ये संधि जो होती है जल संधि या जल डबरू मध्य, उससे आपका 2 क्वेश्चन पूछा था कि 9 डिग्री चैनल के बारे में पूछा था और 10 डिग्री चैनल के बारे में भी पूछा था। तो जो लक्षद्वीप समूह को कौन सा जल संधि मिनीकॉय से अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनीकॉय को जो अलग करता है वो 9 डिग्री चैनल आपको अलग करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन था बहुत ही विचित्र तरीके से ऑप्शन था, आप उसको अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन तो अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपका था एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक था भूमध्य रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जानते हैं कि ये लक्षद्वीप के पास से नहीं जाता, वो लगभग भारत के मध्य से होकर जाता है, 2 भागों में बांट देता है। अब भूमध्य रेखा तो इसका कुछ है ही नहीं भाई, भूमध्य रेखा तो क्या होने वाला। 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल दिया हुआ था, तो आपको 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल में ही चूज़ करना था। जैसा कि हम जानते हैं कि 10 डिग्री चैनल हमारा कि निकोबार और अंडमान को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन है। तो हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी योजना शहरी विकास से संबंधित है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए थे इसमें से, और उसी ऑप्शन में आपका पूछा था कि कौन सा ऑप्शन शहरी विकास के लिए या अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इसमें यन भी होगा। अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन सी योजना मतलब होती है, कौन सी योजना के अंतर्गत अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका मैं जो ऑप्शन था वो मैं गलत लगा दिया। रूरबन नाम का ऑप्शन था वो गलत लगा दिया, तो वो आंसर नहीं होगा, वो रूरल के लिए था इसीलिए। और जो चौथा ऑप्शन मुझे जहाँ तक लगा वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, मुझे याद नहीं है वो ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे योजना से भी अच्छे खासे योजना से 2 क्वेश्चन मेरा आया, तो इसका मतलब आप योजना को तैयार करके तब जाइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न देखिए हमारा मैथ का था। दिया हुआ था कि 2 संख्याओं का एलसीएम और सीएफ का गुणनफल 150 है एवं संख्याओं का अंतर 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं इसको बता दूं आपको, इसको ऑप्शन से ही कर सकते थे। आप जानते हैं किस किस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ था। 10 से 15 दिया हुआ था, 20 से 25 दिया हुआ था, और कुछ ऐसा ऑप्शन करके दिया हुआ था। अगर हम जानते हैं दोस्तों एलसीएम और सीएफ का गुणनफल 150 है, तो ये समझ लीजिए कि आपका संख्याओं का भी गुणनफल क्या होगा, 150। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था जिसमें संख्याओं का गुणनफल क्या था, 150। बाकी किसी ऑप्शन में संख्याओं का गुणनफल 150 नहीं था। तो आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन मतलब विदाउट हल किए हुए भी आप इसको ऑप्शन से हल कर सकते थे। बाकी अगर आप हल भी करते तो आपको क्या करना होता, संख्याओं का प्रोडक्ट x × y बराबर एलसीएम और
HCF का मल्टीप्लिकेशन और कितना दिया हुआ था 150 और उसके साथ ही साथ x माइनस वाई मतलब संख्याओं का अंतर कितना हुआ दिया हुआ था 5। इसको जब हल करेंगे आप अलजेब्रा लगा करके हल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10 और 15। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के अनुसार। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं इससे पहले भी देखा था कि इससे पहले भी क्वेश्चन आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आया था। कभी कभी ये पूछ लेता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करता है, भारत की रैंक कितना है, कौन फर्स्ट कंट्री है, इस तरीके से। लेकिन इस वाले में क्या पूछा था, अंक कितना अंक भारत ने गेन किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2025। तो ये जो आपका राइट आंसर है 0.685, ये आपका इतने अंक भारत ने गेन किए, हमारे देश ने इतने अंक गेन किए हैं। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये भी आपका लगभग कंप्यूटर से संबंधित है। ये पूछा तो हुआ था ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो था वो ये पूछा हुआ था कि कौन सी जनजाति आपकी उत्तर भारत क्षेत्र से संबंधित है। तो उसमें से 3 जनजाति आपका उत्तर भारत से नहीं था। एक ही मैंने भी इसको एलिमिनेट करके मारा, मुझे मालूम नहीं था। ये भील, गोंड, कोल, ये मुझे मालूम नहीं था किस राज्य की जनजातियां हैं। मुझे सिर्फ एक ही तरीके से मालूम हो पाया, जो नागा है ये नागालैंड से संबंधित है लगभग, और नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो मैं एलिमिनेट करके यही ऑप्शन लगा दिया था और बाद में जब चेक किया तो ये भी सही है। नागालैंड का मतलब नॉर्थ ईस्ट का ही आपका नागा जो है एक जनजाति है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस से, राज्य व्यवस्था से, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे थे। लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे थे। उसी में से एक प्रश्न था किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो मैंने इसको तुक्का लगाया और तुक्का भी मेरा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, मुझे याद था बहुत दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि लगभग 500 करीब था। तो वो कॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत क्लिक कर रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था कि ये 500 होगा। तो मैंने इसी पे तुक्का मार दिया और राइट भी हो गया। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 500 अधिकतम किसी राज्य की विधानसभा में सीटें हो सकती हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न मैथ का है। मैथ का जो प्रश्न था वो पूछा था सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी हुई थी 3/2। आपका कॉस थीटा का वैल्यू पूछा था। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर 1। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2 और इसकी वैल्यू निकालना है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। अब इधर दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दिया हुआ 3/2 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाला 2/3। अब इसको जब हम कर देंगे काट देंगे 2 सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी लगभग आपको कितना जानते हैं 13/6 और सेक थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 13/12। ये 2 सेक थीटा की वैल्यू कितना है 13/12 और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 सेक थीटा की वैल्यू है 13/6 और सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर कर देंगे 13/12। कौशिक का पूछा है तो उसको रिवर्स कर देंगे 12/13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैथ का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था। मुझे याद नहीं आ पा रहा है कौन कौन से क्वेश्चन थे। मैं आपको बता दूं कि CI के भी क्वेश्चन थे, CI के लगभग क्वेश्चन थे 1 और SI के भी क्वेश्चन थे लगभग 1। उसके साथ इलेक्शन का क्वेश्चन था, काफ़ी क्वेश्चन था। इलेक्शन का आपका प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन था लगभग और भी आपका लगभग इसी तरीके से था। अलजेब्रा सबका टॉपिक लगभग 1-2 से करके पूछा था। आपका रेस का कोई क्वेश्चन नहीं था। रेस के साथ साथ आपका हाँ और एक क्वेश्चन पूछा था आपका मेंसुरेशन का भी आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा था ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया। तो जानते हैं दोस्तों ऑपरेशन शील्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MHA के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन हमारा अगला प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि आवर्त सारणी की आधुनिक संरचना किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो जो हमारा राइट आंसर था वो था मेंडलीफ। तो मेंडलीफ के द्वारा ही हमारा आवर्त सारणी का जो वैज्ञानिक आवर्त सारणी का आधुनिक संरचना जो है वो मेंडलीफ के द्वारा ही आपका प्रतिपादित किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन था। और बायो का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बायो का ये पूछा हुआ था फाइबर किस के लिए आवश्यक होता है, फाइबर क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में। तो मैंने इसका गलत आंसर लगा दिया है। राइट आंसर मुझे जो मालूम था, मतलब जो मुझे लगा वो राइट आंसर नहीं है। मैं लगा दिया था कि मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन वो मसल बिल्डिंग नहीं होगा। आपका होगा क्या जानते हैं, वो होगा आपका पाचन के लिए। जो राइट आंसर होगा वो पाचन के लिए। तो मैं फाइबर के लिए मसल बिल्डिंग लगाया हूँ, वो गलत हो गया है। होगा क्या, पाचन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था समुद्री रास्ते द्वारा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था। तो इसको आप जनरली अगर पढ़े होंगे तो ये लगा ही सकते हैं कि हमारा सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली वास्को डी गामा समुद्री रास्ते द्वारा हमारा भारत आया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, रेडियो सक्रियता का मान पूछा हुआ था, इसका भी वैल्यू मुझे मालूम नहीं था, इसको भी मैंने छोड़ दिया है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसी क्वेश्चन को मैंने जीएस में अटेम्प्ट किया है, जो या तो जो मुझे मालूम था या तो मैं एलिमिनेट करके जो कर पाया हूँ वही क्वेश्चन मैं हल कर पाया हूँ बस। बाकी मैं कोशिश किया हूँ कि तुक्का ना लगाऊँ। बाकी एक दो जगह तुक्का लगाया, वो भी कब, जब मुझे लगा कि हाँ ये एलिमिनेट हो करके 2 ऑप्शन में मैं एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन में जब मैं बचा तभी मैंने तुक्का लगाया। ऐसा नहीं कि मुझे चारों ऑप्शन में कुछ पता नहीं हो मैंने तुक्का लगा दिया, ऐसा मैंने एक भी नहीं किया है। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न था कि किसी राज्य में संघीय कानून को लागू करने के लिए कौन सलाह दे सकता है या कौन कर सकता है, प्रेशर कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि कोई भी कानून जो संघीय कानून है उसको आपका सलाह दे सकता है राज्य को कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ था, प्रधानमंत्री दिया हुआ था और राष्ट्रपति दिया हुआ था और लोकसभा स्पीकर दिया हुआ था, उसके साथ नहीं, लोकसभा स्पीकर नहीं, संसद दिया हुआ था और आपका सर्वोच्च न्यायालय दिया हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको क्या कर सकता है कि किसी राज्य को संघीय कानून को मानने के लिए या केंद्रीय कानून को मानने के लिए आपको प्रेशराइज कर सकता है या सलाह दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा, मुझे जहाँ तक याद आ पा रहा है ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मुझे थे, 25 क्वेश्चन के करीब है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के करीब। और बढ़ते हैं, अगर मैं रफ रिव्यू की बात करूँ तो रीजनिंग का आपका पजल से 2 से 3 क्वेश्चन आया था, पजल का अच्छा क्वेश्चन आया था, लगभग वही कि फ्लोर, कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, इस तरीके का क्वेश्चन आया था। उसके साथ ही साथ सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आपका सर्कुलर से आया था, मुझे जहाँ तक लग पा रहा है 3 क्वेश्चन आपका सर्कुलर टेबल से आया था, 2 क्वेश्चन आपका पंक्ति से आया था कि इतने उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, इस तरीके से। डायरेक्शन का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्शन का 2 क्वेश्चन पूरा एग्जैक्ट मुझे याद है कि लगभग 2 क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ साथ सिलोजिज्म का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और आपको मैं बता दूं कैलेंडर, डाइस और क्लॉक, इसका क्वेश्चन नहीं आया था मेरे शिफ्ट में, मैं इतना मैं बता सकता हूँ मेरे शिफ्ट में नहीं आया था। बाकी आपके शिफ्ट में आया हो या फिर नहीं आया हो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे शिफ्ट में सिलेंडर, डाइस और ये आपका क्लॉक का क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। और मैथ में बात करूं तो मैथ में CISI का 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन, इलेक्शन का 1 क्वेश्चन, LCM का 1 क्वेश्चन और अलजेब्रा का क्वेश्चन, अलजेब्रा के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का 1-2 क्वेश्चन पूछा था और अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन लगभग टॉपिक से था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेस का क्वेश्चन नहीं था आपका, रेस के साथ साथ टाइम एंड डिस्टेंस का मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, और भी क्वेश्चन नहीं थे लगभग। बाकी आपका मेंसुरेशन का 1 था और DI का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे वाले शिफ्ट में DI का क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नहीं आया था। तो दोस्तों ये था मेरे द्वारा दिया गया रिव्यू, एग्ज़ाम रिव्यू, कौन से 14 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, 14 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।